कहानी परीलोक की है। परिदेश में रहने वाली जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर स्कूल चलाया करती थी। फिर एक शाम जब वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक भयानक राक्षस उसे रोक लेता है। उस राक्षस का चेहरा दिखने में पूरी तरह से बदसूरत था। मुझे तेरे जैसी ही खूबसूरत परी की तलाश थी। तुझे मार कर मैं अपनी चुड़ैल को तेरा मांस खिलाऊंगा। फिर तेरे शरीर की सारी खूबसूरती मेरी चुड़ैल के अंदर आ जाएगी और वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। राक्षस की ये बातें सुनकर जैस्मिन परी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं एक राक्षस हूँ। मैं बहुत ही मतलबी और बेरहम हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। तेरे रोने धोने का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, समझी? उसके बाद वो राक्षस जैस्मिन परी को रस्सियों से बांध देता है और उसे जमीन में घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई गुब्बारों से जा रहा परिदेश का राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है। अरे ये क्या? ये दुष्ट राक्षस उस मासूम परी को घसीटते हुए ले जा रहा है। मुझे फौरन से उस परी को बचाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से हवा में उड़ते हुए उस राक्षस के सामने आ जाता है। फिर राजकुमार अपनी जादुई तलवार निकालकर राक्षस का रास्ता रोक लेता है। देख राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस परी को छोड़कर यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरा सर काट दूंगा। देख राजकुमार, बड़े दिनों की तलाश के बाद मुझे ये खूबसूरत सी परी मिली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। चल हट जा यहाँ से, वरना मैं अपने पंजों से तेरा सीना चीर दूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आगे आकर मेरा सामना कर। बस फिर क्या था, राजकुमार की ललकार सुनकर राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो राजकुमार पर हमला कर देता है। लेकिन राजकुमार बहुत ही फुर्तीला और बहादुर था। वो राक्षस को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और तलवार के एक ही वार से उसका सर काटकर अलग कर देता है। राजकुमार जी, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये राक्षस मुझे जान से मार डालता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन परी की खूबसूरत आँखों में देखते ही राजकुमार उसके प्रेम में पड़ जाता है। सच में तुम्हारे जितनी खूबसूरत परी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बात सुनकर जैस्मिन परी बहुत खुश हो जाती है। आप जैसे नेक और बहादुर राजकुमार को भला कौन सी परी इनकार कर सकती है? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपने महल में लेकर जाता है। माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। आज मुझे मेरी पसंद की परी मिल गई है। अब मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन जैस्मिन परी को देखते ही रानी परी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नालायक, ये तो रास्ते की कोई भिखारन है। तू इसे मेरी बहू बनाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। अच्छा तो ठीक है माँ, मेरा भी फैसला सुन लो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी परी से करूँगा, वरना मैं महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तभी रानी परी की दासी पल्लवी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। पल्लवी परी की बात सुनते ही रानी परी मुस्कुराने लगती है।
मुझे माफ कर दे बेटा, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन मैं तेरी हर बात मानूंगी क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है। कल ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये सुनकर राजकुमार और जैस्मिन परी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपनी जादुई शक्ति से हवा में उड़ाते हुए उसे उसके घर पहुंचा देता है। अब कल शाम को मैं इसी वक्त यहाँ बारात लेकर आऊँगा। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर राजकुमार वापस अपने महल चला जाता है, लेकिन उसी रात जैस्मिन परी से मिलने के लिए रानी परी की दासी पल्लवी परी आती है। सुनो बेटी, रानी परी बहुत ही दुष्ट है। उसने झूठ कहा था कि वो तुम्हारी शादी राजकुमार से करवाएगी। दरअसल वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। रानी परी तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ की कोई भी परी उनका सामना नहीं कर सकती। लगता है अब मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगी। वो दुष्ट रानी परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर जैस्मिन परी राजकुमार को फोन करके उसे सारी बात बता देती है। जैस्मिन परी के कहने पर राजकुमार उसी वक्त जैस्मिन परी के घर पर आ जाता है। फिर पल्लवी परी उन दोनों को परी देश के एक जादूगर के पास ले जाती है। उसके बाद पल्लवी परी उस जादूगर को सारी बात बताकर उससे मदद मांगने लगती है। वो जादूगर बहुत ही दयालु और इंसाफ पसंद था। इसके बाद जादूगर राजकुमार और जैस्मिन परी को उड़ने वाला एक घोड़ा देता है। फिर जैस्मिन परी और राजकुमार उस पर जल्दी से बैठ जाते हैं। तभी जादूगर उनसे कहता है, अब ये घोड़ा तुम दोनों को हवा में उड़ाकर चांद के ऊपर ले जाएगा। वहाँ हम जादूगरों की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सी बस्ती है। मैं अभी वहाँ फोन करके उनको सारी बात बता दूंगा। उसके बाद वो लोग तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर वो जादुई घोड़ा राजकुमार और जैस्मिन परी को लेकर चांद की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो जादूगर चांद पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनियों को फोन करके सारी बात बता देता है। राजकुमार और जैस्मिन परी जब चांद के ऊपर पहुंचते हैं तो सभी जादूगर और जादूगरनियां उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर सारी तैयारी करके वो सभी राजकुमार और जैस्मिन परी की शादी करवा देते हैं। रानी परी जैस्मिन परी और अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उधर जैस्मिन परी और राजकुमार दोनों चांद पर रहते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बहुत समय पहले की बात है, परी देश में एक खूबसूरत परी रहती थी। उसके पास एक बहुत ही सुंदर जादुई फ्रॉक थी। वो फ्रॉक दिन में सोने में बदल जाती थी और रात होते ही वो चांदी का रूप ले लेती थी। साथ ही उस फ्रॉक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उस फ्रॉक को पहनने के बाद परी जिस चीज को भी हाथ लगाती थी वो चीज सोने में बदल जाती थी। फिर एक दिन परी पृथ्वी की सैर कर रही थी कि तभी उसे एक घर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। परी फौरन उस घर के पास पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर देखने लगती है। वो देखती है कि सुनीता नाम की लड़की को उसकी सास और उसका पति बुरी तरह मार रहे थे। अगर कल तक तूने अपने पिताजी के यहाँ से 4 लाख रुपए नहीं लाए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मेरे पिताजी तो अपाहिज हैं, वो ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाते। वो आपको 4 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हम कुछ नहीं जानते। तू अपने पिताजी से कह दे
कि वो अपना घर और जमीन बेचकर हमें पैसे दे, वरना अगर हमें पैसे नहीं मिले तो इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इस तरह वो दोनों लालची माँ बेटे सुनीता को परेशान कर रहे थे। ये देख परी को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर के बाद सुनीता जैसे ही घर के बाहर आती है कि तभी परी उसके पास पहुंच जाती है। सुनो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देख लिया है। आज के बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उन लालची लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। लेकिन कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। वो मुझे घर में बैठा कर नहीं खिला सकते। इन लोगों का अत्याचार सहने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई फ्रॉक सुनीता को दे देती है। ये देखो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये दिन में सोने की बन जाती है और रात में चांदी की। इसे पहनने के बाद तुम जिस चीज को भी हाथ लगाओगी वो चीज सोने में बदल जाएगी। इससे तुम ढेर सारा सोना इकट्ठा करके अमीर बन सकती हो। इस तरह सुनीता को जादुई फ्रॉक देकर परी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता की लालची सास और उसका पति परी की सारी बातें सुन लेते हैं। परी के जाते ही वो दोनों सुनीता को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो वो परी तुझे जादुई फ्रॉक देकर गई है। चल सीधी तरह ये फ्रॉक मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं जादुई फ्रॉक तुम दोनों को कभी नहीं दूंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पति उसे पकड़कर उससे वो फ्रॉक छीन लेता है। चल निकल जा यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ, इसे धक्के देकर यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं, ये तुम दोनों गलत कर रहे हो। मुझे मेरी जादुई फ्रॉक वापस कर दो। लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। ठहर जा, अभी तेरी धुलाई करके तुझे यहाँ से भगा देती हूँ। इतना कहकर सुनीता की सास डंडा उठाकर सुनीता को मारने लगती है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे, मत मारो। तभी वहाँ परी प्रकट होती है और कहती है, ठहर जाओ, इस मासूम लड़की पर अत्याचार करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ी सी जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल उन दोनों माँ और बेटे की पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, ये सैंडल तो मुझे जोर जोर से मार रही है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे सुनीता, तुम उस परी से कहकर हमें बचा लो, वरना ये सैंडल मार मार के हमारा कचूमर बना देगी। मैं सुनीता को लेकर अपने साथ जा रही हूँ, लेकिन ये जादुई सैंडल इसी घर में रहेगी और सुबह शाम तुम दोनों की इसी तरह पिटाई किया करेगी। इतना कहकर परी सुनीता को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस दिन के बाद से वो जादुई सैंडल रोज सुबह शाम दोनों माँ बेटे की पिटाई करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुनीता उस जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है। उसके पास सोने, चांदी और हीरे मोतियों का ढेर हो जाता है।
जिससे वो गरीब और मजबूर लोगों की मदद करती है, जिस वजह से लोग सुनीता से बहुत खुश होते और उसे बहुत आशीर्वाद दिया करते। उसके बाद सुनीता अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। रतनपुर गांव में मुन्नी अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। जब मुन्नी बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुन्नी मंद बुद्धि थी, इसलिए सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। मुन्नी की इस आदत से उसकी दादी बहुत परेशान रहा करती थी। एक सुबह, मुन्नी बेटा, बाजार जाकर मेरे लिए एक सुई लेकर आओ, मुझे कपड़े सिलने हैं। और हाँ, जरा ध्यान से लाना, सुई रास्ते में कहीं गिरा मत देना। मुन्नी बाजार जाकर एक सुई खरीद लेती है, पर आते वक्त धूप इतनी ज्यादा हो रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला, जो गाय के लिए घास फूस ले जा रहा था। उसने बैलगाड़ी वाले से घर तक छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, पर पीछे मेरी गाय बकरियों का चारा रखा है, संभाल कर बैठना। मुन्नी बैलगाड़ी में बैठ गई। ये तो इतनी छोटी है कि अगर उबड़ खबड़ रास्ते में गिर गई तो मिलेगी नहीं। क्यों ना मैं इस सुई को चारे की गठरी में फंसा दूं? मुन्नी ने सुई को गठरी में फंसा दिया। कुछ देर में मुन्नी अपने घर पहुंच गई। अरे बिटिया, तू आ गई, ला दे सुई। अरे दादी, सुई तो बैलगाड़ी में ही रह गई। कैसे रह गई? मुन्नी ने अपनी दादी को सारी बात बताते हुए कहा। तुमने ही तो कहा था संभाल कर लाना, अब मेरी क्या गलती है? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि कब दोगे? क्या ये ऐसे ही डब्बा गोल रहेगी? इसका बाप इतना समझदार था, उसका बस चलता तो आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ले आता। और एक ये है, एक नंबर की पगलेट, क्या होगा इसका मेरे मरने के बाद? दादी, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? और रही बात चांद लाने की, तो देखना, एक दिन मैं भी चांद लाकर दिखाऊंगी। इतना बोलकर गुस्से से मुन्नी वहाँ से चली गई। हे भगवान, देखो इस पगलेट को, मैंने चांद तोड़कर लाने की बात कही तो सच में चांद लाने की बात करने लगी। भगवान, सद्बुद्धि दे इसे। मुन्नी बगीचे में जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। अब चांद लाकर दिखाना ही पड़ेगा। मुन्नी दिन रात आसमान से चांद लाने की तरकीब सोचने लगी। वैसे तो आसमान बहुत ऊंचा है, मैं चांद पर कैसे जाऊंगी? अगर मैं सीढ़ियाँ बनाऊं और उस पर चलकर चांद पर जाऊं, तो हाँ, यही एक तरीका है चांद तक पहुँचने का। दिन बीते, महीने निकले और फिर कुछ साल। अब मुन्नी 18 साल की हो चुकी थी और इन कुछ सालों में मुन्नी ने बहुत बड़ी सीढ़ियों का जीना बनाया, जो कि सीधा आसमान पर जा रहा था। ये देख गांव वाले बोले, अरे ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? अरे इतनी सयानी हो गई है और इतनी बचकानी हरकतें कर रही है। उसी गांव में पंकज अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। एक दिन विमला गुस्से से बोली, अजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी से पहले तो कहते थे कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, चांद तारे तक तोड़कर ला सकते हो। अब कहाँ गए वो सारे वादे?
अरे भाग्यवान, वो तो हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही डायलॉग मारकर पटाता है। अच्छा, वो सब झूठ था। मुझे करवा चौथ पर चांद मेरे हाथ में चाहिए। अरे यार, मुझे क्या पता था ये बेवकूफ प्यार मोहब्बत के वादे को सच मान बैठेगी। अब मैं इसके लिए चांद कहाँ से लाऊं? परेशान पंकज बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। तभी उसे मुन्नी का जीना दिखता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो मुन्नी के घर के बाहर ही छुप गया। रात होते ही मुन्नी के सो जाने के बाद वो जीने पर चढ़ने लगा। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बाद पंकज आसमान तक पहुंच गया। बाप रे बाप, कितनी गहराई है नीचे। अरे बाप रे। और कुछ ही देर में सीढ़ियां चढ़ते हुए पंकज चांद तक पहुंच गया। आखिरकार मैं चांद तक आ ही गया। पंकज चांद को आसमान से लेकर जमीन पर आ गया और चुपचाप अपने घर की कोठरी में छुपा कर रख दिया। अगली रात को जब चांद नहीं निकला तो सब लोग हैरान परेशान हो गए। अरे आज चांद क्यों नहीं निकला? कैसी वीरान रात लग रही है बिना चांद के। भाई, आज बादल भी तो कितने छाए हैं आसमान में। शायद बादलों में ही छुप गया होगा चांद। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर करवा चौथ का दिन आया। सारी औरतें तैयार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। अरे, ये चांद कब निकलेगा? कितनी भूख लग रही है। बहनों, मुझे तो लगता है कि रोज की तरह आज भी चांद नहीं निकलेगा। इधर विमला ने घर में तांडव मचा रखा था। कहाँ है चांद? मैं आज भूखी रह जाऊंगी, पर जब तक चांद मेरे हाथ में नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे भाग्यवान, धीरे बोलो धीरे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, जरा आँख बंद करो। पंकज विमला को आँख बंद करवाकर कोठरी में ले गया। अब खोलो अपनी आँखें। जैसे ही विमला ने अपनी आँखें खोली, वो चांद को अपने सामने देखकर खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, आप तो सच में चांद की चोरी कर लाए मेरे लिए। आप मुझसे इतना प्यार करते हो। पर तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना गांव वाले मुझे चिता पर लेटा देंगे, समझी? और तू विधवा हो जाएगी। यहाँ विमला साक्षात चांद की पूजा कर व्रत खोलती है और वहाँ सारी गांव की औरतें अभी भी चांद की झलक पाने का इंतजार कर रही थी। अब गांव वाले परेशान होने लगे। वैसे सोचने वाली बात है, कुछ दिनों से चांद क्यों नहीं निकल रहा? बादल इतने दिनों तक छाए नहीं रहते। अब तो करवा चौथ के साथ साथ पूर्णिमा भी है। चांद का निकलना तो स्वाभाविक है। गांव वालों, मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है। चांद की चोरी? अरे भाइयों, लगता है ये मुन्नी का ही काम है। वही कितने सालों से जीना बना रही थी। हम सबको लग रहा था वो मजाक था, पर देखो उसने ही चांद की चोरी की है। चलो उसके घर चलते हैं, उसको सबक सिखाने। सारे गांव वाले मिलकर मुन्नी के घर पहुँचे। अरे नास पीटी मुन्नी, तूने तो सच में ही चांद चुरा लिया। गांव की सारी औरतें भूखी प्यासी चांद के निकलने का इंतजार कर रही हैं। पर मैंने चांद नहीं चुराया है। मैं चांद चुराने जाती, उससे पहले ही चांद निकलना ही बंद हो गया। गांव की सारी औरतें मुन्नी को बुरा भला कहकर वहाँ से चली गयी। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। चांद भी भला कोई चुराने की चीज है?
पूरे संसार में अंधेरा पड़ा हुआ है। औरतें व्रत खोलने को बैठी हैं। पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी। दूर हो जा मेरी नजरों से। मुन्नी सबके सवालों से परेशान होकर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गई। आखिर ये किया किसने? मुझसे पहले कौन गया होगा चांद चुराने? बहुत सोचने के बाद मुन्नी टहलते हुए घर वापस आ रही थी। तभी उसे एक घर से बहुत तेज प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। अरे अरे, इतना तेज प्रकाश! चलो जाकर देखती हूँ, आखिर माजरा क्या है। मुन्नी जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ी, उसे पंकज की पत्नी विमला की बातें सुनाई देने लगी। सुनो जी, अगर हम चांद को बेचेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं समझी। ज़ीना बनाने में इतने साल मेहनत मैंने की और चांद इनके कब्जे में है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। पंकज एक बहुत बड़े सेठ से चांद बेचने की बात करता है। इससे पहले कि पंकज चांद को बेच पाता, तभी सही मौका देखकर मुन्नी ने पंकज के घर से चांद को चुरा लिया। चांद का आकार अमावस्या आते आते गायब हो जाएगा। इससे पहले कि अब कोई घटना घटे, क्यों ना इसका कोई फायदा उठाया जाए। मुन्नी चांद को अपने कमरे में रख लेती है। अरे कलमुही, ये चांद तेरे पास कैसे आया? मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। मुन्नी ने अपनी दादी को सारी बात बताई। पंकज चांद को ढूंढते ढूंढते मुन्नी के घर जा पहुंचा और मुन्नी की सारी बातें सुन ली। यही सही मौका है। गांव वाले पहले ही मुन्नी से नाराज हैं। क्यों ना आग में घी डाला जाए। पंकज शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, चांद का पता चल गया। मुन्नी और उसकी दादी ने मिलकर चांद की चोरी की है। देखो दादी, इन गांव वालों ने हमेशा ही मेरा मजाक बनाया है। आज भी मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। दादी, चलो मेरे साथ, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। सारे गांव वाले गुस्से में मुन्नी के घर पहुँचे। गांव वालों को आता देख मुन्नी अपनी दादी का हाथ पकड़कर फटाफट से जीने पर चढ़ गई और चांद पर पहुंचकर जीने को ऊपर खींचकर चांद पर रख लिया, ताकि कोई गांव वाला चांद पर न आ पाए। अब चांद आसमान में चमकने लगा और मुन्नी अपनी दादी के साथ वही चांद पर खुशी खुशी रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में एक खूबसूरत परी रहती थी। उसके पास एक बहुत ही सुंदर जादुई फ्रॉक थी। वो फ्रॉक दिन में सोने में बदल जाती थी और रात होते ही वो चांदी का रूप ले लेती थी। साथ ही उस फ्रॉक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उस फ्रॉक को पहनने के बाद परी जिस चीज को भी हाथ लगाती थी, वो चीज सोने में बदल जाती थी। फिर एक दिन परी पृथ्वी की सैर कर रही थी कि तभी उसे एक घर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। परी फौरन उस घर के पास पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर देखने लगती है। वो देखती है कि सुनीता नाम की लड़की को उसकी सास और उसका पति बुरी तरह मार रहे थे। अगर कल तक तूने अपने पिताजी के यहाँ से 4 लाख रुपए नहीं लाए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मेरे पिताजी तो अपाहिज हैं। वो ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाते। वो आपको 4 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हम कुछ नहीं जानते।
तू अपने पिताजी से कह दे कि वो अपना घर और जमीन बेचकर हमें पैसे दे, वरना अगर हमें पैसे नहीं मिले तो इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इस तरह वो दोनों लालची माँ बेटे सुनीता को परेशान कर रहे थे। ये देख परी को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर के बाद सुनीता जैसे ही घर के बाहर आती है कि तभी परी उसके पास पहुंच जाती है। सुनो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देख लिया है। आज के बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उन लालची लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। लेकिन कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। वो मुझे घर में बैठा कर नहीं खिला सकते। इन लोगों का अत्याचार सहने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई फ्रॉक सुनीता को दे देती है। ये देखो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये दिन में सोने की बन जाती है और रात में चांदी की। इसे पहनने के बाद तुम जिस चीज को भी हाथ लगाओगी वो चीज सोने में बदल जाएगी। इससे तुम ढेर सारा सोना इकट्ठा करके अमीर बन सकती हो। इस तरह सुनीता को जादुई फ्रॉक देकर परी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता की लालची सास और उसका पति परी की सारी बातें सुन लेते हैं। परी के जाते ही वो दोनों सुनीता को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो वो परी तुझे जादुई फ्रॉक देकर गई है। चल सीधी तरह ये फ्रॉक मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं जादुई फ्रॉक तुम दोनों को कभी नहीं दूंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पति उसे पकड़कर उससे वो फ्रॉक छीन लेता है। चल निकल जा यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ, इसे धक्के देकर यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं, ये तुम दोनों गलत कर रहे हो। मुझे मेरी जादुई फ्रॉक वापस कर दो। लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। ठहर जा, अभी तेरी धुलाई करके तुझे यहाँ से भगा देती हूँ। इतना कहकर सुनीता की सास डंडा उठाकर सुनीता को मारने लगती है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे, मत मारो। तभी वहाँ परी प्रकट होती है और कहती है, ठहर जाओ, इस मासूम लड़की पर अत्याचार करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ी सी जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल उन दोनों माँ और बेटे की पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, ये सैंडल तो मुझे जोर जोर से मार रही है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे सुनीता, तुम उस परी से कहकर हमें बचा लो, वरना ये सैंडल मार मार के हमारा कचूमर बना देगी। मैं सुनीता को लेकर अपने साथ जा रही हूँ, लेकिन ये जादुई सैंडल इसी घर में रहेगी और सुबह शाम तुम दोनों की इसी तरह पिटाई किया करेगी। इतना कहकर परी सुनीता को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस दिन के बाद से वो जादुई सैंडल रोज सुबह शाम दोनों माँ बेटे की पिटाई करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुनीता उस जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है। उसके पास सोने, चांदी
और हीरे मोतियों का ढेर हो जाता है, जिससे वो गरीब और मजबूर लोगों की मदद करती है, जिस वजह से लोग सुनीता से बहुत खुश होते और उसे बहुत आशीर्वाद दिया करते। उसके बाद सुनीता अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी भी किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लालची लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें एक न एक दिन उनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।